नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बजट 2022-23 का पेश हो चुका है और बजट से एक प्रश्न कम से कम सभी प्रतियोगी एग्जामों में पूछा जाता है। तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। समान जानकारी के लिए भी बजट को आपको जानना चाहिए। तो आइए देखते हैं बजट के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैं सभी पर बात करूंगा। तो सबसे पहले बजट कब पेश किया जाता है? तो प्रत्येक 1 फरवरी को सुबह के 11 बजे जो वर्तमान में वित्त मंत्री रहते हैं उन्हीं के माध्यम से बजट को पेश किया जाता है। अब आइए देखिए प्रश्नों पर कि कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न ये पूछेगा कि बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं पर हुआ है या नहीं। तो बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं पर भी नहीं हुआ है। बजट के स्थान पर संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है आर्टिकल 112 के तहत। आम बोलचाल भाषा में बजट कहते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से इसे वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब कि एक वर्ष में जितना पैसा खर्चा करना होता है, जितना प्राप्ति करना होता है, उसी का इसमें विवरण दिया जाता है। उसी का इसमें विवरण, जैसे आप लोग अगर मान लीजिए किसी शहर में रह रहे हैं कमरे लेकर, तो आपको एक महीने के लिए 5,000 या 7,000 रुपये या 3,000 रुपये जो आपके माता पिताजी देते हैं, वो क्या करते हैं, एक महीने का आपका क्या बजट देते हैं कि एक महीने में आपको जैसे 5,000 रुपये दिया जा रहा है, तो आप उसे मैनेज करके एक महीने तक आप उसे चलाइए। तो बजट का मतलब यही होता है, ये वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप किसी शहर में रह रहे हैं, आपके माता पिताजी 5,000 रुपये आपको दे रहे हैं, तो आपको एक महीने इस 5,000 रुपये में चलाना है। आपको एक महीने में मतलब सभी चीज़ को मैनेज करना है, इसी में किराया भी देना है, इसी में किताब कॉपी भी खरीदना है और इसी में सब्जी, मतलब कि पूरा एक महीना आपको इस 5,000 रुपये में चलाना है। यही क्या है आपके लिए, यही बजट है, यही आपके लिए एक महीने का खर्चा है। तो ठीक इसी प्रकार से एक वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष क्या होता है, बजट पेश किया जाता है। उसी को संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है और ये वित्त मंत्री जो रहते हैं वर्तमान में वही पेश करते हैं और आम बोल भाषा में इसे बजट कहते हैं। तो बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं पर भी नहीं हुआ है। बजट के स्थान पर संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है आर्टिकल 112 के तहत। तो आपका आर्टिकल 112 बहुत ही महत्वपूर्ण है और बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि आर्टिकल 110 के तहत क्या है, धन विधेयक है। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है इस बार 2022 का, वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, वो भी चौथी बार। इस बार अगर पूछ सकता है कि कितनी बार इन्होंने पेश कर चुका है अभी तक सीतारमण जी ने, तो इस बार चौथी बार इन्होंने 2022-23 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया है, वो भी पेपरलेस। अगर आपसे पूछा जाए कि बजट सबसे पहली बार पेपरलेस कब पेश किया गया था, 2021-22 का जो बजट था वही क्या है, वह सबसे पहली बार निर्मला सीतारमण जी ने पेपरलेस को बजट को पेश किया था 2021 और 22 के वर्ष में। मतलब पिछले वर्ष का जो बजट आया था वो पहला पेपरलेस था, इस बार का दूसरा पेपरलेस बजट है। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित और जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। देखिए आर्टिकल 110 में धन विधेयक का जिक्र किया गया है कि आर्टिकल 110 में धन विधेयक दिया गया है। और आर्टिकल 266(1) में कहा गया है संचित निधि। संचित निधि का मतलब ये होता है जैसे राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए या मुख्य न्यायाधीश हुए, ये सब क्या करते हैं, इनका सबको जो वेतन होता है वो स्वयं चला आता है इनके सबके अकाउंट में, मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं हो, ये लोग संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं बजट के अनुसार। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी कार्य के लिए अगर पैसा बजट में पेश किया गया है तो उतना पैसा संचित निधि के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो संचित निधि का प्रयोग आर्टिकल 266(1) में कहा गया है। वहीं आर्टिकल 280 पूछा जाता है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है। किससे? वित्त आयोग से संबंधित है। आइए देखते हैं इसमें और एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो बजट है, बजट को सबसे पहली बार किसने पेश किया था, तो षणमुखम शेट्टी जी ने स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम पहला बजट षणमुखम शेट्टी महोदय जी के द्वारा
पेश किया जाता है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और पूछे कि सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है? तो मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वाधिक बार बजट पेश किया था। और इस निर्मला सीतारमण जी ने चौथी बार इस वर्ष 2022-23 का पेश किए हैं। और पहला बजट किसने पेश किया था? तो षणमुखम शेट्टी महोदय जी। आइए देखते हैं इससे संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर मैं बात करूंगा। तो देखिए, राजकोषीय घाटा पूछेगा कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत 2021-22 में? तो देखिए 6.9% था, लेकिन इस वर्ष 2022-23 के लिए 6.4% का अनुमानित किया गया है। तो आपसे पूछेगा राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है 2022-23 के लिए? तो 6.4%। इस डेटा को आपको याद रखना है और आप इसे भी ध्यान दीजिएगा कि 2021-22 का जो अनुमानित था वो 6.9% था और प्रेजेंट टाइम पे यानी कि इस वर्ष 2022-23 के लिए 6.4%। ये तो 100% आपको याद रहना चाहिए कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% अनुमानित किया गया है। ठीक है, और राज्यों के लिए 4% कहा गया है। राज्यों के लिए 4% कहा गया है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर आपसे पूछे तो 9.27% अनुमानित किया गया है। भारत का आर्थिक वृद्धि दर पूछे तो 9.27% अनुमानित किया गया है। इस डेटा को भी आपको याद रखना है। अमृतकाल की अवधि कितनी है? अमृतकाल की अवधि कितनी है? तो देखिए, इस बार जो 75वां वर्ष है आज़ादी का 75वां वर्ष है, इसे अमृत महोत्सव घोषित किया गया है। यहाँ से देखिए 75 वर्ष से लेकर 100वीं मतलब कि जब 100 वर्ष आज़ाद हो जाएगा भारत, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 25 वर्ष का है। इसी को अमृतकाल की अवधि कहा जाता है। मतलब कि इस साल से लेकर 100वें साल तक, 100वें साल मतलब आज़ादी के 100वें साल तक, ये आज़ादी का 75वां साल है। इसके बाद क्या होगा कि आज़ादी का 100वां साल जो होगा तब तक क्या मनाया जाएगा? अमृतकाल के अवधि के रूप में मनाया जाएगा। इसमें अमृतकाल की अवधि में बहुत सारी बातें कही गई है। जैसे यहाँ पर देखिए, बजट की प्राथमिकता इसी अमृत वर्ष के अंतराल ही की जाएगी। देखिए, बजट की प्राथमिकता 4 है। कौन कौन सी है? पीएम गति शक्ति है। कौन सा? पीएम गति शक्ति है। और समेकित विकास। पीएम गति शक्ति में यही जैसे सड़क निर्माण हो गया, राजमार्ग हो गया और रेलवे निर्माण हो गया। तो इस तरह से सभी के सभी जो कारक आते हैं ये सभी के सभी पीएम गति शक्ति में आते हैं। इसके बाद आता है उत्पाद संवर्धन हो गया, निवेश हो गया, ऊर्जा संक्रमण हो गया, जलवायु कार्य हो गया। इन सब चीज़ों से जो संबंधित कार्य किया जाएगा वो बजट की प्राथमिकता में दूसरे नंबर। तीसरा ये देखिए सामेकित विकास। तो सामेकित विकास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे दिया गया है निवेश को वित्तीय मदद। मतलब कि निवेश में क्या किया जाएगा? वित्तीय मदद। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बजट की जो प्राथमिकता कितनी है? तो 4 है। कौन कौन सी है? पीएम गति शक्ति है, पीएम गति शक्ति है। दूसरा है सामेकित विकास। तीसरा है उत्पाद संवर्धन, निवेश, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य है। चौथा है निवेश को वित्तीय मदद। तो बजट की प्राथमिकता कितनी है? 4। अब देखिए जो पीएम गति है, जो अभी अभी आपने देखा, जो ये बजट की प्राथमिकता में जो ये पीएम गति है इसके बारे में डिटेल देखिए। तो जो पीएम गति है, पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 7 इंजन या कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 7 इंजन। पूछेगा आपसे प्रश्न कि पीएम गति शक्ति को बढ़ाने के लिए कितने इंजनों का प्रयोग किया गया है? तो 7 इंजन का प्रयोग किया गया है। या पूछे कितने कारकों का प्रयोग किया गया है? तो 7 कारक का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से हैं कारक? जैसे सड़क निर्माण, सड़क मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, हवाई मार्ग हो गया, विमानपत्तन मार्ग हो गया, माल परिवहन हो गया, जल मार्ग हो गया और लॉजिस्टिक और संरचना हो गया। ये सभी के सभी पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग में आएंगे। तो पीएम शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 7 इंजन हैं। कौन कौन से हैं? सड़क निर्माण, रेल मार्ग,
हवाई मार्ग, विमान पत्तन और माल परिवहन, जल मार्ग एवं लॉजिस्टिक अवसंरचना है। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछेगा कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसे कितना विस्तार करने के लिए 2022-23 में लक्ष्य रखा गया है। तो 25,000 किलोमीटर विस्तार के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसके विस्तार के लिए 2022-23 के लिए 25,000 किलोमीटर विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। आपसे पूछेगा कि ट्रिपल पी मॉडल क्या है। तो ट्रिपल पी मॉडल में लॉजिस्टिक पार्क की 4 लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। ट्रिपल पी क्या है, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसका फुल फॉर्म होता है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके तहत क्या किया जाएगा कि 4 लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी 2022-23 के अंदर। उसके बाद देखिए कहा गया है कि अगले 3 वर्षों में क्या किया जाएगा, अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण। अब सोचिए, मतलब लक्ष्य रखा गया है कि अगले 3 वर्ष में 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। अब लक्ष्य रखा गया है, निर्माण हो सके या ना हो पाए ये बात अपनी जगह है, लेकिन आपको डेटा के रूप में याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ही ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब देखिए कवच तकनीक, यहाँ ये प्रश्न तो पूछा जा सकता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कवच तकनीक क्या है, तो कवच तकनीक देखिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से ये रेल की पटरी है, ये रेल की पटरी है, ठीक है, ये रेल की पटरी है पूरी की पूरी। एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, और दोनों टकराए बिना एक दूसरे के सामने कुछ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए रुक जाएं अपने आप से। इसी को कवच तकनीक कहते हैं। मतलब एक क्या है, एक पटरी है रेल की, एक क्या है, पटरी है, एक ट्रैक है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही, एक ट्रेन इधर से आ रही है, और एक ट्रेन इस साइड से आ रही है। दोनों आपस में न लड़ते हुए, मतलब कि दोनों टकरा नहीं रहे, आपस में टकराने से पहले ही अपने आप से स्वतः रुक जा रहे हैं। इसी को कवच तकनीक कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, जीरो एक्सीडेंट कहते हैं ना, जीरो एक्सीडेंट इसका उद्देश्य है। मतलब कि जैसे यहाँ से एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, दोनों टकराए बिना बीच में मेंटेन रखते हुए, मतलब कुछ डिफरेंस और क्या है, इसी को जीरो एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट ना होएगा। जीरो अगर ये दोनों, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, अगर एक्सीडेंट नहीं होगा तो इसको क्या कहा जाएगा, जीरो एक्सीडेंट। इसी को कवच तकनीक कहा जाएगा। इसे देखिए, एक रेलवे ट्रैक पर 2 रेलगाड़ी एक साथ निश्चित दूरी पर रोकने की तकनीक है, कवच तकनीक है, ठीक है। आगे देखिए कहा गया है कि बजट 2022-23 में जो सर्वाधिक प्राप्ति का स्रोत है, मतलब जो आय का स्रोत सबसे सर्वाधिक प्राप्ति का जो आय का स्रोत है वो कौन कौन सा है। तो पहला दिया गया है उधार एवं देयता, मतलब जो उधार लेंगे ये सर्वाधिक मात्रा में आएगा। दूसरे नंबर पे जीएसटी से आय की प्राप्ति होगी। समझ रहे हैं कि बजट 2022-23 में ये कहा गया है कि सर्वाधिक आय की प्राप्ति कहाँ से होगी, तो उधार से सर्वाधिक आय की प्राप्ति होगी। दूसरे नंबर पे किससे प्राप्ति होगी, तो जीएसटी से प्राप्ति होगी। और तीसरे नंबर पे निगम कर एवं आयकर से प्राप्ति होगी। उसमें पैसा भी दिया गया था कि जैसे 1 रुपये है तो 1 रुपये में से 35 पैसे उधार लेंगे, 16 पैसा जीएसटी से मिलेगा और 15 पैसा निगम कर एवं आयकर से प्राप्त होगा। और अगर खर्चे की बात की जाए, व्यय की बात की जाए कि इस 2022-23 में मतलब 1 वर्षों में कितना किस में ज़्यादा खर्च होगा, किस में ज़्यादा व्यय होगा, तो देखिए यहाँ पर अगर उधार लिए हैं तो उसका क्या देना पड़ेगा, उसका ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज भुगतान में सर्वाधिक व्यय के रूप में स्रोत में जाएगा। उसके बाद कर शुल्क के रूप में राज्य का हिस्सा, मतलब जो
कर वसूला जाता है उसको राज्य को दिया जाता है हिस्सा ना, तो वही बात हो रही है। तीसरे नंबर पे रक्षा एवं सब्सिडी, जो सब्सिडी पहले सिलेंडर गैस वगैरह में दिया जाता, सिलेंडर गैस वगैरह में दिए जाते थे ना, सब्सिडी खाद में दिया जाता है और जो बीज आते हैं तो उसमें सब्सिडी दिया जाता है, तो वही बात हो रही है। तो पहले नंबर पे सर्वाधिक व्यय किया जाएगा 2022-23 में ब्याज भुगतान में, इसमें 20 पैसे मानक किया गया है। और दूसरे नंबर पे कर एवं कर शुल्क में राज्य का हिस्सा, तीसरे नंबर पे रक्षा एवं सब्सिडी। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस कम से कम एक तो जरूर याद रखिएगा, उधार देता सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्राप्ति का स्रोत है और सर्वाधिक व्यय का स्रोत है ब्याज भुगतान। दूसरे नंबर पे यहाँ पर जीएसटी है और यहाँ पर है कर शुल्क में क्या करना है, राज्य का हिस्सा देना है। और तीसरे नंबर पे निगम कर एवं आयकर, और इसमें तीसरे नंबर पे रक्षा एवं सब्सिडी में व्यय होगा और यहाँ पर प्राप्ति होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। अगला देखिएगा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो ये क्या है, तो इसमें क्या किया जाएगा, इस स्कीम के तहत आगामी 5 वर्षों में 14 सेक्टरों के तहत 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, आप समझिए कि जो आगामी 5 वर्ष होने वाला है उसमें 14 सेक्टरों के माध्यम से 14 सेक्टर के तहत 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा। जब अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा तो उससे जो बेरोजगारी है वो घटेगी थोड़ा से, मतलब कि लोगों को रोजगार मिलेगा 14 सेक्टर में, तो यही लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 60 लाख नए रोजगार की भी बात की गई। सरकारी नौकरी, मतलब कि 5 वर्षों में ये जो सरकारी नौकरी है इसकी बात की गई है कि 60 लाख आपको क्या दिया जाएगा, नए रोजगार दिए जाएंगे, सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो इसे भी आपको याद रखना है, 60 लाख की बात कही है। देखो अब कितने लाख देते हैं। अभी तो पेपर करवा रहे थे एनटीपीसी ग्रुप डी का, 2019 में वैकेंसी निकाले थे भैया, और आज 2021 19 बीत गया, 20 बीत गया, 21 बीत गया, 22 लग गया, मतलब कि 3 साल हो गया। अभी तक ग्रुप डी के पेपर में फंसे हुए हैं कि CBT 1 कराया जाए कि CBT 2 भी करा दिया जाए, इसी में अभी तक फंसे हैं। अब देखो क्या होता है, 60 लाख नए रोजगार देते हैं कि और हो सकता है और भी दे सकते हैं भाई, ये सरकार के मन की है। आगे देखते हैं नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो देखिए ये इसे कहा जाता है पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजना किए हैं। ठीक है, 8 रोपवे परियोजना, मतलब कि 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे इस परियोजना के तहत बनाया जाएगा। इसे पर्वतमाला भी कहते हैं, तो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम ये हो गया। फिर उसके बाद आइए देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना। तो केन बेतवा लिंक परियोजना में देखिए 44,605 करोड़ रुपए की तैयारी की गई है देने के लिए। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि देखिए मान लीजिए एक केन नदी है और ये बेतवा नदी है, तो केन और बेतवा को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, लिंक किया जाएगा। केन से बेतवा तक बेतवा में क्या किया जाएगा, लिंक किया जाएगा। इससे ये होगा कि जो केन का अतिरिक्त पानी बचा होता है उसे बेतवा में भेज दिया जाएगा, बेतवा नदी में भेज दिया जाएगा। और जब ये केन वाला पानी बेतवा नदी में जाएगा तो इससे ये फायदा होगा कि 9.08 लाख हेक्टेयर, मतलब इतनी जो भूमि है इसकी सिंचाई इस पानी से हो सकेगा, इतना लाभ होगा। तो केन का पानी बेतवा में जाएगा जिससे 9.08 लाख हेक्टेयर क्या होगा, सिंचाई, भूमि का सिंचाई होगा। तो यही इसका उद्देश्य रखा गया है। और अगर आपसे पूछे कि केन बेतवा के बीच में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है या, ठीक है, तो पन्ना नेशनल पार्क है या पन्ना राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, उद्यान है या पार्क है। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब केन नदी है भैया, इधर बेतवा नदी है, ठीक है, इधर केन नदी इधर बेतवा नदी। तो केन नदी के जो पानी एक्स्ट्रा है उस पानी को भेज दिया जाएगा बेतवा नदी में। जब बेतवा नदी में पानी भेज दिया जाएगा तो बेतवा नदी से
ये होगा फायदा कि बेतवा नदी के माध्यम से 9.08 लाख हेक्टेयर की जो भूमि है उसकी सिंचाई इस पानी से हो सकेगा। यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसके लिए 1400 करोड़ रुपए की भी बात की गई है। ठीक है, आगे देखिए, बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2023। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया, मतलब किस वर्ष को घोषित किया गया है, तो 2023 को। इससे पहले 2016 में दाल को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो बाजरे को अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया है, 2023 को, और 2016 में दाल को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब आइए देखिए, पीएम ई विद्या, इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें एक कक्षा एक टीवी का विस्तार 12 चैनल से 200 चैनल तक विस्तार किया जाएगा। मतलब प्रेजेंट टाइम पे 12 चैनल पर क्या किया जाता था, क्लास चलती थी। एक कक्षा एक टीवी का विस्तार, मतलब क्लासें चलती थी। अब इस 12 चैनल से बढ़ाकर 200 चैनलों पर क्या किया जाएगा, क्लास चलाई जाएगी। और इसी के तहत विश्व की 100 विश्वविद्यालय जो हैं वो इस चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे। और इसी के तहत ये कहा गया है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात भी की गई है। ठीक है, तो पीएम ई विद्या में योजना के तहत ये कहा गया है कि एक कक्षा एक टीवी का विस्तार किया गया है, 12 चैनल से बढ़ाकर 200 चैनल तक विस्तार किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो विश्व की 100 जो प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हैं उसके जो टीचर अध्यापक हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाएंगे। और इसी के तहत डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की भी बात की गई है। तो इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 12 से 200 बढ़ाया गया था। ठीक है, 12 से 200 चैनल को बढ़ाया गया है। अब पीएम डिवाइन योजना का संबंध, तो देखिए पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है, तो उत्तर पूर्वी भारत। इससे क्या किया जाएगा, इससे ये किया जाएगा जो उत्तर पूर्वी भारत है उसका विकास किया जाएगा पीएम डिवाइन योजना के तहत। अब देखिए इसे याद कैसे रखना है, देखिए लास्ट में क्या है, NE है। NE का मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट। क्या है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूरब। तो अगर पूछेगा आपसे कि पीएम डिवाइन योजना का संबंध किन राज्यों से है, तो नॉर्थ ईस्ट इससे संबंधित है या उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित है या उत्तर पूर्वी राज्यों से संबंधित है, जिसे आप 7 सिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे आप 7 सिस्टर भी कहते हैं। मतलब जो असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, जो ये 7 राज्य हैं, इन्हीं के लिए पीएम डिवाइन योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अगला देखिए 75 वर्ष। 75 वर्ष को क्या, 75वां वर्ष जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज़ादी का 75वां वर्ष, इसे अमृत महोत्सव के नाम से घोषित किया गया है। इसके तहत क्या किया गया है, जो अनुसूचित बैंक है, अनुसूचित बैंक के तहत 75 जिले में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना करना है। इसका यही लक्ष्य है। ये मतलब अगर आपसे पूछेगा कि 75 अनुसूचित बैंकों में कितने जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी, तो 75 डिजिटल यूनिट बैंकों की स्थापना की जाएगी। कितने जिलों में, तो 75 जिलों में। ठीक है, 75 जिलों में, 75 जिले। देखिए वर्चुअल या डिजिटल या आभासी परिसंपत्तियों पर 30% का कर लगाया जाएगा, यानी कि टैक्स लगाया जाएगा। आपसे पूछेगा, चाहे आपसे वर्चुअल पूछे या डिजिटल पूछे या आभासी पूछे, अगर परिसंपत्ति शब्द लगा है तो आप समझ जाइएगा कि इस पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगाना है, तो इस पर 30% का टैक्स लगाना है, यानी कि कर लगाना है। ठीक है, तो वर्चुअल, डिजिटल या आभासी परिसंपत्तियों पर 30% का कर लगाया जाएगा। इस बार 1 अप्रैल से ये प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। अगला देखिएगा पीएम आवास योजना। तो आप जानते हैं कि पीएम आवास योजना के तहत सभी को क्या मिल रहा है, घर मिल रहा है। सभी को घर मिल रहा है, जिसे स्थानीय भाषा में कॉलोनी कहते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पर हमारे यहाँ और आपके यहाँ जो भी कहते हो, तो पीएम आवास योजना के तहत क्या किया जा रहा है कि हर व्यक्ति को घर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? हर व्यक्ति को घर दिया जा रहा है। इस 2022-23 के लिए 80 लाख घर का योजना बनाई गई है। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा कि पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 के लिए 80 लाख घर के निर्माण के लिए 48,000 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है। अब देखिए रैंप का संबंध किससे है? तो रैंप का संबंध है सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग संबंधी विकास से है। मतलब जो सूक्ष्म है, लघु है, माध्यम है संबंधी क्या है? उद्योग है, उनके विकास के लिए कार्य किया जाएगा। तो रैंप अगर आपसे पूछेगा RAMP रैंप का संबंध किससे है? तो सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग संबंधी विकास से है। अगला देखिएगा LIC का IPO। तो देखिए इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो इसमें क्या किया जाएगा? सबसे पहले ये देखिए कि LIC की स्थापना होती है 1956 के एक्ट के द्वारा। प्रेजेंट टाइम पे M.R. कुमार LIC की क्या है? हेड हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, करंट से जुड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर इसका हेडक्वार्टर अगर पूछे, इसका मुख्यालय पूछे तो मुंबई में है। तो LIC की स्थापना किस एक्ट के तहत होती है? 1956 के एक्ट के तहत। वर्तमान में इसके अध्यक्ष या हेड कौन है? तो M.R. कुमार हैं। और LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है या मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। अब देखिए जो LIC का IPO है, LIC का IPO, तो IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। इसमें ये कहा गया है कि जो कंपनी है कंपनी का जो शेयर है अब ये जनता तक पहुंच जाएगी। जनता मतलब ये जो LIC कंपनी है, LIC कंपनी का जो शेयर है उसे अब जनता खरीद सकती है। पहले इसका शेयर नहीं खरीद पाती थी, ठीक है। पहले इसका शेयर नहीं खरीद पाते थे लोग, जनता कोई भी व्यक्ति इसका शेयर नहीं खरीद पाते थे। लेकिन अब क्या किया गया है? LIC को द्वारा IPO जारी किया गया है और ये कहा गया है कि जो कंपनी है, कौन सी? LIC जो कंपनी है, इसका जो शेयर है उसे अब जनता खरीद सकती है, उसे जनता बेच सकती है। मतलब जब खरीदेगी तो उसे बेच भी सकती है। तो LIC का IPO का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद ये कहा गया है कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब 2022-23 में विशेष रूप से ये ध्यान दिया जाएगा जो रासायनिक उर्वरक है उसे कम किया जाएगा, रासायनिक को कम किया जाएगा, केमिकल को कम किया जाएगा और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा या प्राकृतिक खेती को भी क्या दिया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये बजट हुआ। एक बार फिर से थोड़ा मोटा रिवाइज मैं करवा दे रहा हूँ। देखिए बजट 2022-23 देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान में दिया गया है। बजट शब्द का संविधान में कहीं पर प्रयोग नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। निर्मला सीतारमण जी चौथी बार पेपरलेस बजट पेश की हैं, ठीक है। चौथी बार पेपरलेस बजट पेश किए हैं। अगर पूछे कि पहली बार बजट किसने पेश किया था, तो षणमुखम शेट्टी महोदय जी पेश किए थे। और सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया था, तो मोरारजी देसाई जी ने बजट पेश किया था। और राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत है, तो पूछा 2022-23 के लिए 6.6% और 2021-22 के लिए 6.9% था। और राज्यों के लिए 4% आवंटित किया गया है, अनुमानित किया गया है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर पूछे तो 9.27% है। अगर अमृतकाल की अवधि पूछे तो 25 वर्ष है। कितने है? 25 वर्ष है। और बजट की प्राथमिकताएं पूछे 4 है। कौन कौन? पीएम गति शक्ति है, उत्पाद संवर्धन, निवेश, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु है, समेकित विकास है, निवेश को वित्तीय मदद है। इसके अलावा आप देखेंगे तो पीएम गति को बढ़ावा देने के लिए 7 इंजन का प्रयोग किया गया है। सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, हवाई मार्ग है, विमानपत्तन है, माल परिवहन है, जल मार्ग है, लॉजिस्टिक और संरचना है। एक तरह से परिवहन से संबंधित है पीएम गति शक्ति। और राष्ट्रीय राजमार्ग 25,000 किलोमीटर विस्तार करना है 2022-23 में। तिरपल मॉडल के तहत 4 लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। और कवच तकनीक क्या है? मतलब एक ट्रेन
एक ट्रेन एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों टकराए बिना एक दूसरे के कुछ दूर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए रुक जाए, इसी को कवच तकनीक कहते हैं। और बजट 2022-23 में सर्वाधिक प्राप्ति होगी उधार से और सर्वाधिक व्यय होगा व्यय 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 भुगतान से। ठीक है, जब उधार लेंगे तो उसका ब्याज भी तो देंगे ना। और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत अगले 5 वर्षों में 14 सेक्टरों के तहत 30 लाख का अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा और 60 लाख का नए रोजगार दिया जाएगा। नेशनल रोपवे में 60 किलोमीटर की लंबी 8 रोपवे परियोजना की गई है। फिर उसके बाद केन बेतवा लिंक परियोजना में केन का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। इससे क्या होगा कि 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि की क्या हो पाएगी, सिंचाई हो जाएगी, किसानों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और बाजरे को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया गया था। इससे पहले 2016 को दाल को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। पीएम विद्या के माध्यम से पहले 12 चैनल थे, अब इसको बढ़ाकर 200 चैनल करने की योजना बनाई गई है। 100 विश्वविद्यालय के लोग पढ़ाएंगे और इसी के तहत डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जाएगी। पीएम डिवाइन योजना का संबंध पूर्वोत्तर भारत से है, आप इसे NE से समझ लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट है। और इसका क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। 75 वर्ष में अनुसूचित बैंकों को डिजिटल 75 जिले में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। वर्चुअल डिजिटल आभासी परिसंपत्ति पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, और पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए घर दिए जाएंगे। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त 48,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। रैंप योजना का संबंध अगर पूछे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधी विकास से है। और LIC का IPO पूछे तो आप ये समझिएगा कि जो कंपनी का शेयर है अब उसे जनता खरीद सकती है और बेच सकती है। LIC का गठन होता है 1956 के एक्ट के तहत। प्रेजेंट टाइम पे हेड हैं यमार कुमार और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अब ये किया जाएगा, अब भारत के ये उद्देश्य है कि जैविक या प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब रासायनिक से मुक्त किया जाएगा। ये आपका बजट वाला टॉपिक आज आपका कंप्लीट हुआ। और आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।